सो गाइस, सबसे पहले तो 8 अगस्त 2025 का एक टॉपिक, दो टॉपिक्स हमारे जो है वो छूट गए थे, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। फिर हम लोग आज की क्लास जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए हमारा जो ये टॉपिक है ये बेसिकली इंडिया का हर्बिसाइड रेवोल्यूशन का टॉपिक है। भारत का शाकनाशी क्रांति हम लोग को देखने को मिल रही है। चाहो तो टाइटल जो है वो लिख लो, और जो चीज मैं बोलूंगा वही चीज नोट डाउन जो है वो करनी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो मतलब ये बता रहा हूं मैं, वो जो पहली बार हमारे इस सेशन को जो है वो अटेंड कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपको बेसिकली ध्यान से चीजें जो है वो सुननी होती है जो मैं आपको बताता हूँ, और जो चीज मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए सिर्फ वही चीज नोट डाउन करिएगा, क्योंकि वही चीज होगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की होने वाली है। क्योंकि नोट्स हम लोग हर चीज के नहीं बनाते हैं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज के जो मैं बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगी। तो लिख लो, इंडिया का हर्बिसाइड रेवोल्यूशन, भारत का शाकनाशी क्रांति। तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो मैकेनाइजेशन हुआ है, यानी कि जो मशीनरी का उपयोग हो रहा है आज की डेट में एग्रीकल्चर में, पहले जो मैन्युअली काम होता था आज की डेट में मशीन्स कर रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। बट एक इशू भी है, वो है लेबर शॉर्टेज की। तो इनके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं पूरी डिटेल में इस चीज को। तो इंडिया का 24,500 करोड़ का क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट अब स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि अब हम पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप जानते हैं उसमें सुधार लेकर आ रहा है। हर्बिसाइड, ये बेसिकली लिखा है कि शाकनाशी क्रांति, पर आपको पता है कि ये हर्बिसाइड जो होते हैं वो खरपतवार हम लोग को देखने को मिलते हैं, खरपतवार नाशक, राइट। और इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ये, 10% प्लस एनुअल ग्रोथ जो है वो दे रहा है, 10% प्लस एनुअल ग्रोथ। लिख लो आप, पहले पॉइंट तो ये लिखो, 24,500 करोड़ का क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट हम लोग को जो है वो इंडिया का देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा मार्केट है, सोचिए आप। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ये हर्बिसाइड्स का। हर्बिसाइड्स, खरपतवार निवारक या नाशक, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ये। अब आइए डिस्कस करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट के बारे में। बात करें तो इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और हर्बिसाइड्स, ये तीन चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। ये लिख लो आप। इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं पेड़ पे, उसके लिए होती है। फंगीसाइड्स, फंगल डिजीज जो पेड़ों पे लग जाती है, क्रॉप्स पे लग जाती है, उसके लिए होती है। अब होता है हर्बिसाइड, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो वीड कंट्रोल के लिए होती है। मतलब आपने देखा होगा कि पौधे के आसपास कोई अननेसेसरली जब पौधा उग जाता है, तो वो वीड्स होते हैं, जंगली पौधे जिसको हम लोग जनरली जो है वो बोलते हैं, कि जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी जो है वो उग गया, तो वो क्या करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने पर्टिकुलर एक फसल जो है वो लगाई, एक पर्टिकुलर क्रॉप की, है ना। अब उसके आसपास जो है वो दूसरे क्रॉप्स उगेंगे, तो क्या होगा कि आप जो फर्टिलाइजर्स डालोगे, आप जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जो है वो डालोगे, राइट, आप पानी जो दोगे, खाद जो दोगे, वो क्या करेगा, वो आपका क्रॉप तो ले ही रहा है, बट साथ ही साथ वो जंगली पौधा भी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जंगली पौधा जो है वो आपके क्रॉप को प्रॉपर तरीके से पनपने नहीं देगा, इसलिए उसको हटाना पड़ता है। तो उसको हटाने की प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड्स। और ये वाला मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, राइट। हर्बिसाइड्स है वो 10% एनुअल ग्रोथ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखो, ये क्रॉप प्रोटेक्शन के केमिकल्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, कीटनाशक, फफूंदी निवारक, और फिर खरपतवार निवारक। तो हम बात कर रहे हैं अभी खरपतवार निवारक के बारे में, जो बहुत तेजी से जो है वो ग्रो कर रहा है। अच्छा, इसकी लेबर कॉस्ट की बारे में बात करें थोड़ी सी, ये आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। देखो यार, क्या होता है कि 2019 में 326 रुपए प्रतिदिन लेबर जो है वो लेता था। ये 2024 में बढ़कर 447 रुपए प्रतिदिन जो है ये अमाउंट जो है वो हो गया। मैनुअल वीडिंग में 8 से 10 घंटे लगते हैं एक एकड़ पर निकालने के लिए, यानी कि मैन्युअली अगर एक एक आपने लेबर को जो है वो लगाया, तो वो 8 से 10 एकड़ में जितनी भी ये जंगली पौधे जो उग गए हैं उसको खींच कर निकालने के लिए 8 से 10 घंटे जो है वो लग जाता है ना। और वो पैसा भी बहुत अच्छा खासा चार्ज करता है। और पावर वीडर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली फास्टर है, ये 2 से 3 घंटे प्रति एकड़ में जो है वो काम निपटा देते हैं अपना, है ना। अब क्या हो रहा है कि लेबर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा जो है वो चल रही है, काफी ज्यादा। फिर मैकेनाइजेशन आया, हमने बोला कि यार लेबर्स अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या करें, तो अब मशीनरी का उपयोग करो। तो हर्बिसाइड्स अब एक मैकेनाइज्ड ऑल्टरनेटिव बन चुके हैं, जैसे ट्रैक्टर या हार्वेस्टर्स। वीड मैनेजमेंट में नई टेक्निक्स आ गई हैं। प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड्स, सोइंग के, यानी कि जब पौधे को आप बीज डाल रहे हो,
उगाने की कोशिश कर रहे हो, बो रहे हो, तो उसी समय आप जो है वो स्प्रे कर देते हो उसके आसपास, जिससे कि उसके आसपास किसी प्रकार के वीड्स ग्रो ना करें। क्रॉप की इनिशियल ग्रोथ में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि हर्बिसाइड छिड़क दिए जाते हैं। तो ऐसा बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। पैडी हर्बिसाइड मार्केट 15,000 करोड़ का है, जिसमें 550 करोड़ तो सिर्फ प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड्स का शेयर है। तो ऐसे केमिकल्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं हम लोग इंडिया के इनोवेशंस वगैरह की और प्रैक्टिस वगैरह की। तो इसमें एमएनसीज बहुत ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व है, मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसीज का डोमिनेंस जो है वो एग्रोकेमिकल्स में बहुत ज्यादा है। बेयर 15% कंट्रीब्यूट करती है, सिंगेटा 12%, लिखने की जरूरत नहीं है, अडामा 10%, कॉटेवा 7%, सुमिटोमो 6%। तो ये एमएनसीज कंपनी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन कंपनीज की बात करें तो धनुक एग्रीटेक 6% का कंट्रीब्यूशन है इसका, और क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड 4% का इसका कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, जो इंडियन कंपनीज है। फिर ये जो क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड का 4% का जो शेयर है, इसने बेयर से काफी सारी चीजों के अधिकार ले लिए, जैसे कि इथॉक्सी सल्फरॉन, ये केमिकल के अधिकार ले लिए। सिंजेटा से इन्होंने ग्रामोक्सोन जो है वो खरीदा। सिकोसा हर्बिसाइड डेवलप जो है वो किया, 850 रुपए से 900 रुपए प्रति एकड़ की मात्र इसकी कॉस्ट जो है वो लगती है। और 500 ml से नैरो लीफ, ब्रॉड लीफ और सेज वीट जो है वो कंट्रोल जो है वो हो जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, अब हो ही रहा है कि सीजनल वीडिंग लेबर की डिमांड जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि केमिकल्स फर्टिलाइजर छिड़कने से काम जो है वो किसान का हो जाता है, बट लेबर को पता लग गया कि अब केमिकल्स है वो मार्केट में आ गए हैं, तो लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं, तो अब लेबर जो है वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और इवन रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्रों में रहने वाले जो मैनुअल लेबर्स हैं, वो बेसिकली शहर की तरफ जो है वो चले गए ज्यादा कमाई, ज्यादा अपॉर्चुनिटी के लिए। तो रूरल वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से जो है वो दूर जा रही है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा भी है, एक बड़ा चैलेंज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्रों में मैनुअल लेबर्स की वो संख्या जो है, क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है, और ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए थोड़ा सा डेंजरस है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को नए इनोवेशन लाने की जरूरत है, और ये आर्टिकल यही समझा रहा है कि हमें आज की डेट में मैकेनाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैकेनाइजेशन पर फोकस करना है, इनोवेशन पर फोकस करना है, क्योंकि रूरल वर्कफोर्स ही अगर अवेलेबल नहीं होगी तो कैसे काम बनेगा। तो आपके लिए एक मैकेनाइज्ड ऑल्टरनेटिव होना जरूरी है कि मशीनरी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो संभाल लें। इस पर हमें काम करना जरूरी है। अर्बन माइग्रेशन के बावजूद प्रोडक्टिविटी मेंटेन जो है वो हो तो रही है, बट फिर भी फूड सिक्योरिटी का रिस्क इन फ्यूचर जो है वो बढ़ सकता है, तो इस पर काम करने की जरूरत है। रिस्क भी है, कई बार हर्बिसाइड जो है वो ओवर यूज हो जाता है, तो क्रॉप रेजिस्टेंट हो सकता है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का इशू है भाई, आप लगातार उस पर छिड़कते रहोगे तो क्या पता वो यूज टू हो जाए उस चीज, उस केमिकल का, है ना। तो ये भी चीज है। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस भी इसमें होती है, काफी सारी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। फूड चेन में केमिकल्स आ जाते हैं, जिसके कारण कार्सियोजन, कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम्स हम लोग को आज की डेट में देखने को मिलती है। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स है हर्बिसाइड्स की, क्योंकि अल्टीमेटली वो केमिकल तो है ही। ठीक है, अब पॉलिसीज और गवर्नेंस चैलेंजेस की बात करें तो इंडिया के पास सिनोचेम जैसी कोई बड़ी पब्लिक सेक्टर एग्रोकेमिकल कंपनी नहीं है। हमारे पास भी हमारा जो शेयर आपने देख ही लिया कि एक शेयर हमारा जो है वो 4% का है, एक 6% का, बस दो ही कंपनी का शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। बाकी मेजर प्लेयर्स जो है वो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम लोग जो है वो करें। पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इन्वॉल्व होने की इसमें आवश्यकता है अब इस बिजनेस में, केमिकल्स के, है ना। जरूरत है सब्सिडीज या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की, सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो लागू करें, ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवाएं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की और कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें किसानों के बीच में। तो यही कि हम जो है वो हमारे स्वदेशी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब्स जो है वो तैयार करें, सेंटर्स तैयार करें, पेटेंट फाइलिंग पर फोकस करें, मैनुअल, मैकेनिकल, केमिकल मेथड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि भाई लेबर्स की शॉर्टेज हो रही है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन लाने की आवश्यकता है, उसको और बेहतर तरीके से मैकेनाइज करने की आवश्यकता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गॉट इट। एंड बाय द वे, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और मैं भी डाइट पे था 2 दिन से 2 दिन मैंने अच्छी डाइट करी और आज रक्षाबंधन आ गया,
और मेरे घर में बन रहा है आज छोले भटूरे, टेस्टी टेस्टी। अगर आप लोग मेरे घर के आसपास या मेरे शहर में रहते हो तो यू आर इनवाइटेड, आओ। मेरी मम्मी बहुत बढ़िया बनाती हैं छोले भटूरे। या फिर जब ऑफिसर बनने के बाद जब आओगे मिलने मुझसे, तब एक दिन पहले बता देना, मम्मी को बोल दूंगा मैं छोले भटूरे बनाने के लिए। बहुत टेस्टी बनाती है यार, मजा आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया छोले भटूरे। छोले भटूरे बन रहा है, जीरा राइस बन रहा है, और मस्त सेवइयां है। मतलब जो 2 दिन मैंने जो डाइट करी ना, ये मान के चलो कि 1 हफ्ते का पूरा खाना खाने वाला हूँ मैं आज। चलिए, बट हाँ मैंने अब सीख लिया बैलेंस करना, क्योंकि खाने के बाद मैंने आज डिसाइड कर लिया स्ट्रिक्टली कि मैं भाई 2 घंटे प्रॉपर ये वेट वर्कआउट जो है वो करूंगा। पावर वर्कआउट जिसको बोलते हैं ना, वो करूंगा भाई मैं 2 घंटे का कंटिन्यू, जिससे पूरी कैलोरीज बर्न हो जाए। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेंगलुरु की रैंक ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। बेंगलुरु ने ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में 26वां रैंक हासिल किया है। लिख लो भैया, बेंगलुरु की 26th पोजीशन है 2025 के ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में। इंडिया का टॉप हब हम लोग को एआई रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेटा सेंटर का बेंगलुरु देखने को मिल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। इस इंडेक्स को किसके द्वारा, यानी कि ये जो इंडेक्स है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025, किसने जो है वो इसको पब्लिश किया है, तो उसका नाम जो है वो लिख लेना, काउंटर पॉइंट रिसर्च। और इसमें सिटीज को रैंक किया गया है किस बेसिस पर, कि सिटीज के अंदर किस प्रकार से, ये भी लिख लेना। ये कभी कभी ये चीज भी आ सकती है कि किस बेसिस पर रैंकिंग जो है वो दी गई है। तो इनोवेशन कैपेसिटी, कि एआई की कैपेसिटी कितनी है उस सिटी की, इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है वो सिटी एआई में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उस सिटी का किस तरीके का है, एआई एडॉप्शन रियल वर्ल्ड यूज केसेस में किस तरीके से हो रहा है, यानी कि रियल वर्ल्ड में आप किस तरीके से एआई को अडॉप्ट कर रहे हो। और बेंगलुरु के अलावा मुंबई और दिल्ली भी अच्छा प्रोग्रेस जो है वो दिखा रहे हैं। ग्लोबल टॉप 5 सिटीज भी आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, दुबई, सैन फ्रांसिस्को, ये टॉप 5 सिटीज हम लोग को देखने को मिल रही है। लिख लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु 26th पोजीशन पर है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब ये ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 है क्या, लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ ही गया है। ये पूरे दुनिया भर में बताएगी कि कौन सी सिटीज एआई को कितने अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर रही हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन, अर्बन मोबिलिटी यानी कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में, शासन में, गवर्नेंस में, टेलीकॉम में किस तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है सिटीज के अंदर, कितने अच्छे लेवल पर, तो वो बस उसका आकलन किया जा रहा है, बस दैट्स इट। अब बेंगलुरु ने कितना अच्छा परफॉर्म जो है वो क्यों किया, उसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है, उसका रीजन सिंपल सा है भाई। बेंगलुरु में एआई और टेक्नोलॉजी में काम करने वाले काफी सारे स्टार्टअप्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, है ना। तो ऑलरेडी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि काफी सालों से जो है बेंगलुरु जो है वो टेक में जो है वो हब की अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन किया हुआ है, तो ये तो होना ही था। डेटा सेंटर्स, देश के कुछ सबसे बड़े डेटा सेंटर्स भी बेंगलुरु में ही है। एआई डेटा प्रोसेसिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बेंगलुरु में टॉप इंटरनेशनल कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, है ना, जो एआई इकोसिस्टम को और स्ट्रांग बना देती हैं। तो पूरे दुनिया भर में बेंगलुरु ने जो है वो एआई के मामले में जो है वो 26th पोजीशन हासिल करी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुंबई और दिल्ली भी अच्छा काम जो है वो कर रही हैं। चेन्नई और कोलकाता के अंदर एआई डिसेंट्रलाइजेशन का नया सिग्नल सामने आया है, मतलब कि एआई जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने पर चेन्नई और कोलकाता जो है वो काम कर रही है। बट चैलेंजेस अभी भी हैं। हमारे पास कोई भी एक नेशनल रोड मैप नहीं है, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है नेशनल लेवल पर एआई को प्रमोट करने की, राइट। और उससे रिलेटेड रेगुलेशंस के लिए भी नहीं, अभी तो एथिकल एआई पर जो है वो सिर्फ विचार जो है वो हो रहा है, बातें जो है वो की जा रही हैं, बट उससे रिलेटेड कोई कानून जो है वो नहीं बनाया गया अभी। बट उसको बनाने की सख्त आवश्यकता है, और बनेगा, ये बहुत जल्दी बनेगा। बस यही था गाइस, इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा जो है आप ध्यान में रखिएगा। एआई एक क्रिटिकल उभरती हुई टेक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला कम से कम 5 पन्ने एआई से रिलेटेड तो आपके होने ही चाहिए, कम से कम 2000-2500 वर्ड्स। मैं तो बोलता हूँ 5000 वर्ड्स एआई से रिलेटेड जो है वो अपने पास लिख लो, पूरा पेपर जो है वो तैयार कर लो, फैक्ट्स एक जगह पर लिखो। अब देखो जैसे बेंगलुरु 26 पोजीशन पर है, राइट, एआई के मामले में, राइट। 26 पोजीशन उसने हासिल जो है वो करी इस इंडेक्स में, लिख लेना ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 बेंगलुरु। ये मेंस में यूज करना फैक्ट। यही तो चीज होती है, तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए कि भाई आप बिल्कुल रेडी रहें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी के लिए। चलिए अब आज के टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे।
तो गाइस देखो 9 अगस्त 2025 की पीडीएफ आपके सामने जो है वो ओपन हो गई है। आइए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे ज्ञान सर। और देखिए आप में से जो भी लोग पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं आज के आज ज्वाइन कर लो। 15 अगस्त 2025 तक एक ऑफर चल रहा है। 50% फ्लैट डिस्काउंट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पे और दूसरा ये ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। हमारे पास पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। स्टेट पीएससी के, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। जाओ एप्लीकेशन पे देखो आपका कौन सा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है और उसमें कूपन कोड डालो ज्ञान सर। जैसे ही ज्ञान सर कूपन कोड डालोगे ना 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई भी डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो और कोर्स तो ज्वाइन कर ही लो। तो 9th की अगर हम बात करें 9 अगस्त 2025 की न्यूज तो ये है जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूज से। क्लाउड बस्ट का टॉपिक, बादल फटने वाला टॉपिक। तो इस टॉपिक को पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो उत्तरकाशी बादल फटने क्लाउड बस्ट वाले टॉपिक को किया था ना हमने, मेरे ख्याल से शायद लास्ट मंथ ये टॉपिक हमने कवर किया था। पिछले 30 दिन के अंदर ही ये टॉपिक कवर हुआ है। ध्यान सुनो, चलो जो बोलूंगा वही चीज नोट डाउन करनी है ना। ये चीज तो बता ही चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको। तो उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक भयंकर बादल फटने की घटना हुई जिसने फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर कर दिया। एटलीस्ट 5 लोगों की मौत बताई जा रही है कि हो गई है और काफी सारे लोग तो बेचारे लापता हैं। 190 से ज्यादा लोग जो है वो रेस्क्यू करके सेफ एरियाज में शिफ्ट किए गए। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबको डिप्लॉय किया गया। टफ टेरेन और बैड वेदर के बावजूद रेस्क्यू और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो चल ही रहा है। यानी कि स्थिति खराब है उसके बाद भी ऑफिशियल्स लगातार लगे हुए हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट में जब इस प्रकार की कोई इमरजेंसी घटना जब शुरू होगी ना तो आप सो नहीं पाओगे। और ऑब्वियस ही बात है कि नींद तो उड़ी जाती है यार, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ सर्विस की नहीं होती, बात यहाँ पर सर्विस की तो है ही ऑब्वियसली, राइट, बट उससे ऊपर एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि अपने लोग मर रहे हैं यार, लोगों की डेथ हो रही है, उनको रोकना है। कुछ भी कर लें हम ऐसा यार, जमीन आसमान एक कर दें जिससे कि लोगों को बचाया जा सके, इसलिए आप रात रात भर सोओगे नहीं। होगा आपके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि घटनाएं जो है वो घटती हैं, घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। वैसे भी कलयुग है, इस कलयुग में तो आए दिन ऐसे केसेस होते हैं जो आप सुनते भी नहीं है, पता भी नहीं होते आपको। आधिकारिक लेवल तक ही जो है वो पहुंच पाते हैं, या फिर आप लोग पढ़ते भी नहीं है क्योंकि आप लोग को अभी जरूरत भी नहीं है। बट आप सर्विस में जाएंगे तो ऐसी ऐसी घटनाएं आएंगी कि एक सिगरेट ना देने के लिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, गला काट दिया। सोचिए आप, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे केसेस आएंगे कि पत्नी ने जो है वो दाल में नमक ज्यादा मिला दिया था, तो पति ने जो है वो हत्ता जो होता है ना, कपड़ा पीटते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, कपड़ा पीटने वाला जो बैट टाइप का होता है ना छोटा सा, उसको सर पे पत्नी के मार मार के उसकी हत्या कर दी। ऐसी खतरा। ये तो सिर्फ क्राइम की, छोटे क्राइम की है। छोटा क्राइम ही वो बोलेंगे अभी इस चीज को, है तो बहुत बड़ा क्राइम है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। आपके लिए बड़े क्राइम मतलब कि एक बड़ी आपदा आ गई, एक डिजास्टर आ गया या घटना, बड़ा इवेंट आपके लिए वो सब होगा। बट यस, हर एक इवेंट इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नींद उड़ जाएगी आपकी, जैसे कि अभी उड़ी हुई है। सभी की सभी हमारी फोर्सेस आप देख रहे हो कि डिप्लॉयड है, लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग फंस गए हैं उनको बचाया जाए, पता लगाया जाए कि कहाँ गए लापता लोग। श्रद्धालु जो है जा रहे थे बद्रीनाथ की तरफ, तो वाले रोड्स ब्लॉक हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर भी रखे हुए हैं कि जरूरत पड़ने पर आईएएफ जो है वो हेलीकॉप्टर्स भिजवा देगी। तो ये कहानी है। बाकी क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी है आपको। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है, ये कहता है, ये पूरी चीज लिख लेना। ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बारिश, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर बारिश 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से ज्यादा अगर हो जाए तो क्लाउड बस्ट माना जाएगा। आईआईटी जम्मू एनआईएच अपडेटेड डेफिनेशन ये है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, अब ये अपडेटेड डेफिनेशन है, आईआईटी जम्मू ने करी है। इनने बोला कि नहीं भाई, ये तो आप 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर तो ज्यादा ही बोल रहे हो, अब हम बात करते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर की। 1 स्क्वायर किलोमीटर पे अगर 100 से 250 मिलीमीटर प्रति घंटे, मतलब 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से लेकर 250 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश अगर जमा हो जाए
तो इसका मतलब ये है कि हाइपर लोकलाइज फिनोमेना है ये। इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ गई है। जैसे आप देख रहे हो कि आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अजीब ही हो रहा है। बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर जो है वो बहने लगा। आप घर से जो है बाहर निकले हो, ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो नदियां हैं, नदी निकल रही है, कि नाव में बैठ के जाए अब अपन। देख रहे हो ना आप, कितने सारे वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे या आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा अपने घर के बाहर। किया है तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ये सब क्लाउड्स कौन से होते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, और या पढ़ोगे भी अपने ज्योग्राफी में। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, माउंटेनियस रीजन में ओरोग्राफिक लिफ्टिंग प्लस कन्वेंशन से मॉइस्चर गैदर करते हैं। कुछ समय पहले ही मैंने ये टॉपिक भी आपको जो है वो समझाया था। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग का मतलब होता है ना माउंटेन्स पे, आपने ये डायग्राम जो है वो इसका देखा होगा और बनाया भी। ये इस तरीके से माउंटेन है, ऐसे करके हवा जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जा रही है। ये पढ़ाया था ना मैंने, समझाया था ये वाला, अपने टॉपिक को भी जो है वो डिस्कस किया था। माउंटेन में जैसे ही ऊपर जाती है कंडेंसेशन होने लगता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है। सिंपल सा फेनोमेना है, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन का। तो ये इसलिए जो मैं बोलता हूं आपसे, इसलिए जनरल स्टडीज पर आपको बहुत अच्छी कमांड बनानी। बहुत अच्छी कमांड नहीं बनाओगे जनरल स्टडीज पर तो लफड़े हो जाएंगे भाई। कोर्स ज्वाइन करो, इसलिए अच्छा मौका है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है अभी तो। बिल्कुल कुछ मत देखो, ज्वाइन कर लो। मैं तो बोलता हूँ कि कुछ पैसे वैसे की भी कुछ थोड़ी दिक्कत हो, उसके बावजूद भी, डिस्काउंट के बावजूद भी, तो एक बार कॉल करके रिक्वेस्ट कर लेना, आपको हेल्प तो मिल जाएगी। जहां तक है टीम आपकी हेल्प कर देंगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अंदर, क्योंकि ज्ञान सर ने जो है वो सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो है वो किया हुआ है। तो आपको अगर फिर भी अगर पैसे की थोड़ी बहुत दिक्कत है तो मेंशन कर दो, कुछ ईएमआई वीएमआई टाइप का कुछ जो है वो बन जाएगा। अब मुझे कंफर्म नहीं है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, बट फिर भी आप पूछ लेना यार, है ना, ट्राई कर लेना। बट मुझे नहीं पता कि ईएमआई की फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बट फिर भी सीरियस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी तो मिल जाती है। या फिर कहीं से बोरो कर लो, कुछ व्यवस्था करो भाई। व्यवस्था सोचोगे तो व्यवस्था सब कुछ हो जाएगी। बट कोर्स जरूर जो है वो ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें आपको बहुत बेनिफिट जो है वो मिलेगा भैया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिली एरियाज क्यों खतरनाक होते हैं भाई? क्योंकि बहुत तेज बारिश होगी तो यार वहां पे मलबा जो जमा रहेगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएंगी। यही तो चीजें आप जानते ही हो, बताने की मुझे आपको जरूरत है नहीं। ऊपर एरियाज में आप जाते हो, सकरी सकरी सड़कें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो होता है वो उतना ज्यादा बड़े एरिया पे नहीं होता। तो अगर वहां पर तेज बारिश हो जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बह जाएगा, पानी भर जाएगा। 1000 से 2000 मीटर एल्टीट्यूड की वैलीज में पॉपुलेशन क्लस्टर्स फ्रेजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हाई रिस्क पे होते हैं, क्योंकि पास पास पे रहते हैं ना, एक ही जगह पर बहुत सारे लोग जो है वो रहने एक पर्टिकुलर रीजन पे। और फिर अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भार भी जो है वो पड़ गया ऐसे रीजन में, जिसके कारण से प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट हो गई हैं, और इसी इन्हीं सब चीजों के कारण ये डिजास्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, हर 1 डिग्री सेल्सियस में एटमॉस्फेयर 7% से ज्यादा वाटर वेपर जो है वो होल्ड करता है। पता नहीं वाली बात आपको? ये सब चीजें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, देखो लिखा है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एटमॉस्फेयर 7% ज्यादा वाटर वेपर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने पर अपने पास होल्ड कर देता है। मतलब जब वो प्रेसिपिटेट करेगा, यानी कि जब वो मॉइस्चर रिलीज होगा तो ज्यादा पानी गिरेगा, और ज्यादा पानी फोर्सफुली गिरेगा तो ये नुकसान करेगा, और जो कि कर ही रहा। इसलिए तो आप ये लैंडस्लाइड्स के इवेंट कितने ज्यादा देख रहे हो। पिछले 10 सालों में आपने कंटिन्यूअस देखना शुरू कर दिए होंगे कि लैंडस्लाइड हो रही है। और इवन पिछले 4-5 साल में तो आप हर साल जो है वो देख रहे होंगे कि यार बारिश हो रही है तो शहर भर जा रहा है। पहले तो नहीं होता था, पहले तो नहीं सुनते थे आप ऐसा, बट अब क्यों? द रीजन बीइंग इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर अनप्लान्ड है। कॉलोनीज तो बना दी हमने, बट पानी को निकालने के लिए रास्ता दिया नहीं। तो जब बारिश तेज होती है, सीवियर होती है। और दूसरा देखो कितना अच्छा फैक्ट आपको मिला, ये बिल्कुल यूज करना आप, कि गर्मी जब हो रही है तो 1 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बढ़ रहा है तो वो 7% वाटर वेपर अपने पास ज्यादा होल्ड कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जब वो प्रेसिपिटेट करेगा, जब वो रिलीज करेगा पानी को, तो ज्यादा पानी रिलीज करेगा ना, क्योंकि होल्ड उसने ज्यादा किया है। एज सिंपल लॉजिक एज दैट। तो बिल्कुल लॉजिक के साथ चीजें को आप समझने की और पढ़ने की कोशिश किया करें। नहीं समझ में आ रहा, बार बार पूछे। पेड कोर्स पे अगर आप ज्वाइन है, बार बार पूछें, डाउट्स बार बार अपने रेज करें अगर जो चीज समझ में नहीं आ रही तो। क्योंकि जब आप पूछोगे ना तब आपकी चीजें क्लियर होंगी। ऐसा मत सोचना कभी भी लाइफ में कि अरे यार हम पूछेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा। अगर बाई चांस ग्रुप में पूछ रहे हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग जाते हो और वहां पर पूछ रहे हो, तो घबराना नहीं है आपको, ये आपका करियर है। जब तक चीजें समझ में ना आए तब तक आपके डाउट्स क्लियर आपको करना है। ये बात लिख के ले लो मेरी।
अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फायदा आप ही को मिलेगा। भाड़ में जान दो ना यार, साइड वाला सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है। लाइटनिंग, बिजली जो है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के अंदर जब होती है तो ये रेन रिलीज को जो है वो डिले कर देती है, इसलिए वो ज्यादा पानी अपने साथ जो है वो होल्ड कर देता है क्लाउड बस्ट से पहले। और जब बादल फटता है तो एकदम भड़बड़ा के जो है पानी नीचे गिरता है फोर्स के साथ, और जब गिरता है तो पूरी तबाही मचा देता है। भाई पानी इतना पावरफुल होता है कि वो पहाड़ तक को काट देता है, सुना है ना आपने? गॉर्च जो बनते हैं, नदियां जो है वो पहाड़ों को काट काट कर जो है वो वैलीज बना लेती हैं। तो इतना फोर्स होता है भाई पानी में, पानी बहुत पावरफुल है। अभी भी बट प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी डेडिकेटेड नेशनल फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास इस तरीके की घटनाओं को डील करने के लिए। बट यस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये सब अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो हमें और बेहतर तरीके से, तो रिपीट हो गया, फोरकास्टिंग सिस्टम इंप्रूव करो, इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत करो, नेशनल क्लाउड बस्ट मॉनिटरिंग पर फोकस करो कि क्लाउड बस्ट की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल जो है वो करो, राइट। लैंड यूज को सस्टेनेबल तरीके से करो, मेरे हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है वो बनाई जाए, स्पेस जो है वो तैयार की जाए, दैट्स इट। अभी मणिपुर का टॉपिक भैया, मणिपुर की घटना के बारे में तो आप जानती हैं, यहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट रूल को जो है वो और एक्सटेंड कर दिया गया है। आज का एक आपका टास्क है, और जो टास्क देता हूँ वो प्लीज पूरे जो है वो किया करो सभी लोग। तो लिख लो अपने पास कि आज आपको प्रेसिडेंट रूल के बारे, इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है आपको, इमरजेंसी पावर्स के बारे में पढ़ना है आपको। प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों किस आर्टिकल के अंदर आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरा इसका आंसर, और इसके बारे में हर एक चीज डिटेल में पढ़ लो। तो आइए इस पर जो है वो बात कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट ने 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। अब ये रूल पहले फरवरी 2025 में इम्पोज हुआ था, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा स्थिति जो है वो खराब हो गई थी, वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यानी कि वहां की जो स्टेट थी वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही थी। फिर लोकसभा ने 30 जुलाई को पास किया उसके मतलब ये वाला रेजोल्यूशन, और फिर उसके बाद फिर राज्यसभा ने अप्रूव किया, और फाइनली अपोजिशन ने सेंटर के क्राइसिस हैंडलिंग पर क्वेश्चन भी रेज किए थे, बट फिर भी एक्सटेंशन जो है वो अब हो गया है। तो आपको आर्टिकल 356 बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी में ऑलरेडी नोट्स बनाए जाते हैं। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है, मतलब कि सिंपल शब्दों में, यानी कि पुलिस जो है वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को जब मेंटेन नहीं कर पाती है, तो प्रेसिडेंट स्टेट का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ले सकते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये प्रेसिडेंट लेते नहीं है, ये एक्चुअल में सेंटर के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाता है स्टेट का। बट लिखते हैं हम लोग प्रेसिडेंट रूल है, बट उसमें रूल जो करती है वो सेंटर करती है, राइट। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज रहती है। जब आप इसमें अच्छे से पढ़ोगे पॉलिटी में जीरो से लेकर पूरी चीजें, तब आपको और क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। न्यूज ये है कि मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया। अब गवर्नमेंट की रिपोर्ट या दूसरे क्रेडिबल सोर्सेस के बेसिस पर ये बेसिकली होता है, यानी कि गवर्नर बोलते हैं कि अरे यार स्टेट मशीनरी हमारे यहाँ पर जो है वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रही है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दीजिए। बट एक्चुअल में होता नहीं है, गवर्नर जो होता है ना वो बेसिकली सेंटर का व्यक्ति होता है। प्रैक्टिकल वे में ऐसी चीजें होती है, गवर्नर सेंटर का व्यक्ति होता है, गवर्नर सेंटर को बोलता है, और सेंटर जो है वो फिर प्रेसिडेंट को बोलते हैं, और प्रेसिडेंट आर्टिकल 75 के तहत जो है वो बोलते हैं ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। यस। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो होती है हमारे, तो वो क्या करती हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुनी सेंटर की, सेंटर बोल रहा है कि अरे यार मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, तो उन्होंने वेरीफाई किया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने, और फिर उसके बाद वहां पर प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया या लगा दिया, इंपोज कर दिया। ऐसी चीजें होती हैं आर्टिकल 356 के तहत। फिर आर्टिकल 365, अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस का पालन नहीं करती तो एक्शन लिया जा सकता है, राइट। इसमें भी हम लोग को देखने को मिलता है कि हमेशा यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को स्टेट को फॉलो करना होता है। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रोसीजर ये होता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन जो है वो जारी करते हैं, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी से जो है वो अप्रूवल करना पड़ता है। 6 महीने में एक्सटेंशन इसका पॉसिबल होता है, मैक्सिमम 3 सालों के लिए, ये भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा, है ना। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी
हम लोग को मतलब एक साल के बियॉन्ड नेशनल इमरजेंसी का केस हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है और अगर इलेक्शन कमीशन कंफर्म करे कि इलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो एक साल के लिए जो है वो और एक्सटेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी को। तो ऐसी चीजें भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। मणिपुर की बात करें हम लोग, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है, गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। मतलब कुल मिलाकर वहां पर सेंटर जो है वो गवर्नर को बोलती है कि ऐसा करो, तो गवर्नर वैसा करते हैं। और असेंबली जो है वहां पर सस्पेंडेड है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर एक्टिव नहीं है, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है वो सेंटर के हाथ में है। स्टेट लेजिस्लेटिव पावर जो है वो पार्लियामेंट जो है वो देखती है पूरी तरह से। चीफ मिनिस्टर ने एथनिक वायलेंस पॉलिटिकल ब्रेकडाउन के बाद रिजाइन किया, गैजेट नोटिफिकेशन में सेंट्रल टेक ओवर कंफर्म हुआ है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, पूरी तरह से जो है वो सेंटर जो है वो वहां पर वो कर रही है, ऑपरेशंस कर रही है। अब हुआ क्या था, पूरा मुद्दा मेइतेई और कुकी कम्युनिटी का था। पता है आपको इसके बारे में? बहुत बहुत दिक्कतें हुई थी, ये दोनों कम्युनिटी जो है वो आपस में जो है वो लड़ रही थी। क्लैश, वॉयलेंट क्लैश जो है वो हुआ था, जिंदा जला दिया गया था भैया लोगों को। 2 साल से ज्यादा ये क्लैश जो है वो चल रहा है, बहुत खतरनाक क्लैश है ये मणिपुर का और नेबरिंग स्टेट्स का। मेतेई और कुकी कम्युनिटी बहुत पुराने समय से लड़ रही हैं। कुकी ज़ॉम्बी बोलते हैं इनको, कुकी ज़ोमी, कुकी ज़ोमी कम्युनिटी। तो मुद्दा ये था कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स था, जॉब रिजर्वेशन से रिलेटेड, लैंड के राइट से रिलेटेड, इकोनॉमिक बेनिफिट से रिलेटेड, है ना भाई। सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो मारे गए हैं, 60,000 लोगों को अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ा, कर्फ्यू जोन जो है वो बन गया, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। तो ये चीज है। एक एसआर बोमाई केस हम लोग को देखने को मिलता है, एसआर बोमाई केस। पॉलिटिकल मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए जो है वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, यानी कि जानबूझकर, मतलब ये एसआर बोमाई केस में ये हुआ था कि जानबूझकर जो है इमरजेंसी इंपोज ना की जाए, यानी कि आर्टिकल 356 का मिसयूज मत करो, और अगर मिसयूज होगा तो जुडिशरी जो है वो देखेगी भैया। तो याद रखना, आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर आर्टिकल 356 का उपयोग गलत तरीके से होगा या जिस भी तरीके से हुआ है, जुडिशरी जो है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है, एक्शंस ले सकती है। एक्सेप्शनल केसेस में सेंटर इंटरवीन करना जस्टिफाइड होता है, राइट? क्योंकि अगर सेंटर देख रही है कि यार सही तरीके से वो चीजें चल नहीं रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो सेंटर तो सेंटर हस्तक्षेप तो करेगा ही ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो यही चीज है। तो बस अब आज की डेट में जो है वो बहुत जरूरी है कि वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इलेक्शंस करा के इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर वापस लाना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है, मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके अलावा वहां पर आप ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड कराओ, भाई मानवीय हस्तक्षेप करना भी जरूरी है, वहां पर लोगों को जो है वो हेल्प करो, खाने की व्यवस्था कराओ, जो लोग फंसे हुए वहां पर कॉन्फ्लिक्टेड जोन में उनको वहां से जो है वो निकालो, मतलब बेकसूर लोग। इंटेलिजेंस इंप्रूव करो, पुलिस को अकाउंटेबल बनाओ। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब फटाक से अपने वर्ल्ड मैप की तरफ देखो, आपके दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप होना बहुत जरूरी है गाइस। अगर नहीं लगा है आपकी स्टडी रूम में आपका वर्ल्ड मैप, या जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां पर वर्ल्ड मैप, तो वहां पर वर्ल्ड मैप चिपका लेना अपना। और अगर चिपकाया हुआ है तो फटाक से जाओ, खड़े हो और जाकर देखो फिलीपींस की, फिलीपींस कंट्री कहां पर है। तो आइए इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगस्त 2025 में फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने इंडिया का स्टेट विजिट किया। तो अभी क्या हुआ था, अगस्त 2025 में फिलीपींस के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आए। दोनों कंट्रीज ने ऑफिशियल बायलेटरल रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट किया, यानी कि ये दोनों मिलकर जो है वो बोल रहे हैं कि भाई अब हम सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे बल्कि उससे ज्यादा हम जो है वो काम करेंगे। और वैसे भी आप जानते हैं कि इंडिया काफी सारी कंट्रीज के साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप को मजबूत जो है वो बना रही है। तो देखिए, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी साइन हुए। बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंट्रीज के साथ हम बात करते हैं इन्हीं सब मुद्दों पे बात ही करते हैं। तो एकदम स्पेसिफिक याद रखने की जरूरत नहीं, ये सब पॉइंट्स बस पता होने चाहिए आपको। 5 ईयर एक्शन प्लान और 14 की एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए हैं इंडिया और फिलीपींस के बीच में। फिर हिस्ट्री की अगर हम थोड़ी सी जो है वो चर्चा करें, तो 1949 से ही हमारे रिलेशन फिलीपींस के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिलीपींस के साथ इंडिया ने अपने रिलेशन 1949 से बनाए थे, यानी कि बहुत पुराने समय से फिलीपींस हमारा जो है वो एक अच्छा पार्टनर है, इंटरनेशनल पार्टनर।
2024 में दोनों ने 75th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की। फोकस था कैपेसिटी बिल्डिंग और हाई लेवल एक्सचेंजेस के ऊपर। फिलीपींस पहला फॉरेन कस्टमर था इंडो रशिया ब्रह्मोस मिसाइल का, पता है आपको? ये लिख लेना। इंडिया रशिया की ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस ने सबसे पहले जो है वो खरीदी थी। जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी और सर्विस टू सर्विस डायलॉग्स भी अभी हम लोग ने तैयार किए हैं, जिससे कि और डिफेंस की फील्ड में फिलीपींस के साथ और बेहतर तरीके से हम लोग बातचीत कर सके। क्यों हम लोग इंटरनेशनली कंट्रीज के साथ अच्छे हो रहे हैं एकदम से रिलेशनशिप एकदम क्यों गहरे बन रहे हैं? कॉमन मैन से पूछो तो कॉमन मैन बोलेगा कि अरे ये मोदी का किया धरा, मोदी को तो सिर्फ घूमने से मतलब है। बात यहाँ पर मोदी की या किसी पर्टिकुलर फिगर की नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी की नहीं है। यस ऑब्वियसली वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, तो वी रिस्पेक्ट द पोजीशन। और ये चीज आप कान खोल के जो है सुन लीजिए। आपको अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग ऑल्सो आपको ट्रेन किया जाएगा जब, और इवन इन प्रिपरेशन के दौरान भी मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट नहीं होती है। आपकी होगी पर्सनल लेवल पर, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल लेवल की। आपके लिए जो फेवरेट चीज होनी चाहिए, जब आपसे कोई पूछे तो आपको बोलना चाहिए पॉलिसी। मेरे लिए पॉलिसी फेवरेट है भाई। जिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होंगी मुझे वो पॉलिसीज अच्छी लगती। तो आपको फोकस सिर्फ पॉलिसी पे रखना, बिकॉज यू गाइज विल बी पॉलिसी मेकर। फ्यूचर में आप पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं आने वाले समय के। तो आप ये सत्ता और विपक्ष इन सब चीजों के चक्कर में आपको नहीं अपना टाइम वेस्ट करना है, राइट? आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, कि हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे वो कोई भी सरकार करे। वी डोंट केयर, वी ओनली केयर अबाउट कि हमारी कंट्री का ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी कंट्री के लोग जो है वो बढ़े, और कोई भी जो है मजबूर ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इन सब चीजों पे आपको काम करना है, क्योंकि आप आने वाले समय के पब्लिक सर्वेंट है। आप पॉलिटिशियन थोड़े ना कि फेवरेटिज्म करोगे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको, वो इसलिए, उसका रीजन है ये आपका ये वाला टॉपिक। अब और पिछली कुछ पॉलिसीज, हमारी पॉलिसी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अरे हम अपनी कंट्री के अंदर सामान क्यों बना रहे हैं? दो चीजों के लिए, एक हम खुद आत्मनिर्भर बन जाए, हमें फॉरेन के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े, और दूसरा हम उस चीज को सेल भी तो करना है, हमें पैसा भी तो कमाना है। तो पैसा कब कमाया जाएगा? जब हम लोगों से व्यवहार अच्छे बनाएंगे, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस एक अच्छे व्यवहार से ही चलता है। ये बात आपको पता होगी कि जब हम रिलेशंस बनाएंगे कंट्रीज के साथ, तभी तो अच्छा उसके साथ ट्रेड कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, और यही तो कर रहे हैं हम। देख लो आप, आर्मीज, नेवी, एयरफोर्स के स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हुए। इंडियन नेवल शिप ने पहली बार साउथ चाइना सी में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज की है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लेना, ये फैक्ट पता होना चाहिए आपको। हाइड्रोग्राफी शिप ने ज्वाइंट मैरीटाइम मैपिंग और डोमेन अवेयरनेस में पार्टिसिपेट किया। भैया हम समुद्र के नीचे की चीजों को जो है वो मैप कर रहे हैं। फिलीपींस लाइजन ऑफिसर को IFC-IOR इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, कोई मुझे बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन कहां पर है, किस जगह पर ये हमारा इंडियन ओशन रीजन का ये सेंटर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत। ये क्वेश्चन पहले एक दो बार सिविल सर्विस से पूछा जा चुका है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, लियाइजन ऑफिसर जो है वो कौन होता है? कमेंट बॉक्स पे नीचे लिखकर बताओ इन दोनों के आंसर। चलो, इसको इसको एक फैक्ट को एक बार रीवेरीफाई कर लेना। ये आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, वेरीफाई कर लेना इसको एक बार कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। गुरुग्राम गुड़गांव में है ये सेंटर। और ये इसकी बात करें हम लोग लियाइजन ऑफिसर की, तो ये बेसिकली वो ऑफिसर होता है जो दो कंट्रीज के बीच में बातचीत करवाता है, राइट? यानी कि इंडिया के अंदर बैठा हुआ फिलीपींस का ये व्यक्ति फिलीपींस की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को बताता है, या जो भी उनके मैसेजेस हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है। और ये ऑफिसर जो होता है वो यहाँ पर बैठता है। देखो लिखा है, ये ऑफिसर आया फिलीपीन से, उसको अब हम लोग इंडिया के इस IFC-IOR में जो पोस्ट कर रहे हैं। तो हमारे IFC-IOR में एक फिलीपींस का ऑफिसर भी बिठाया जा रहा है। फिर इसके अलावा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी क्रिमिनल मैटर पर और ट्रीटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स भी साइन हुआ, यानी कि हमारे यहाँ के कैदी वहां के कैदी जो ट्रांसफर हो भाई, है ना? फिर इसके अलावा काउंटर टेररिज्म पर बातचीत हुई। ये सब बेसिक चीज है जिन पर बातचीत हमेशा होती है हर मीटिंग में। बस नई नई चीजों पर क्लाउड, ये देखो सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि डेटा जो है वो एक कंट्री के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। डेटा सिक्योरिटी पर फोकस किया, क्योंकि आने वाला समय डेटा का ही है। अब कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इंडिया FDI इन फिलीपींस $5 बिलियन की है। फिलीपींस का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हालांकि मिनिमल है, बट हमारा इन्वेस्टमेंट फिलीपींस में काफी ज्यादा है।
याद रखना हम लोग फिलीपींस पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, राइस, इंजीनियरिंग गुड्स। इंपोर्ट करते हैं हम लोग वहां से सेमीकंडक्टर को, जो कि बहुत जरूरी है, तो फिलीपींस से सेमीकंडक्टर्स लेते हैं हम लोग। दिल्ली मनीला फ्लाइट भी अक्टूबर 2025 से रिज्यूम करने की बात की जा रही है कि ये फ्लाइट चलाई जाएगी, डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली इंडिया से लेकर फिलीपींस। फ्री ई टूरिस्ट वीजा भी जो है वो दिया जाएगा 1 साल के लिए फिलिपिनोस को। फ्री वीजा एंट्री जो है वो इंडियंस को भी मिलेगी फिलीपींस के अंदर, इस पर भी बात हो गई है। 9,800 इंडियन स्टूडेंट जो है वो फिलीपींस में ज्यादातर मेडिकल की तैयारी करने के लिए रहते हैं वहां पर। इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट और अच्छा डेवलप होता है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, यस, ठीक है। तो ट्रेड पर काम कर रहे हैं, हर चीज पे हम जो है वो फिलीपींस के साथ अच्छे अब अपने रिलेशनशिप जो है वो बना रहे हैं, बस दैट्स इट, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो पहले भी चर्चा जो है वो कर चुके हैं, बट गाइस अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग की कमी हो रही है, तो मैं कल के दिन ट्राई करता हूँ टाइम निकाल कर ये 2 टॉपिक्स बना लूंगा। टॉपिक 4 और टॉपिक 5 जो है वो आ जाएगा, क्योंकि आज यहीं पर ही मैं पॉज जो है वो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज फेस्टिवल का भी दिन है और टाइमिंग भी जो है वो हो गया है, क्योंकि मैं खुद अभी ऑक्यूपाइड हूँ। तो चलो, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। कल संडे है, कल हुआ तो ये वाला वीडियो आएगा 2 टॉपिक्स का, वरना फिर मंडे को अपन इसको जो है वो अटैच कर देंगे। चलो ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी है कि मैं आज रात में, अगर टाइम मिलता है मुझे, तो आज रात में ही रिकॉर्ड कर दूंगा, जिससे आपको कल मिल जाए, क्योंकि कल जो है वो मैं जा रहा हूँ यार हनुमान जी की पूजा करने छिंद धाम में। कोई आसपास रहता हो तो मिलते हैं वहीं पर। चलिए, जय हिंद, जय श्री महाकाल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और कोर्स को जाओ ज्वाइन कर लो, अच्छा भी ऑफर चल रहा है। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत मुश्किल से ये ऑफर आया, बहुत सोचने के बाद जो है ये ऑफर जो है वो रिलीज हुआ है, तो इसको जो है वो जरूर ज्वाइन कर लो जिसको भी करना है। चलिए, साइन ऑफ करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।